रोटी नहीं मिल रहा तो ब्रेड खाओ। तो सर ये इसको तो हिस्ट्री से लिंक, क्योंकि सर ऐसे है तो उसमें हम सभी आयामों को लिख जी सकते जी। हैं ना कनेक्ट करके। और आप अगर देखोगे ना, तो मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो ये टॉपिक पहले जो राजनीति थी ना, नैतिकता से जुड़ी हुई बिल्कुल थी। राजनीति का मतलब चाहे आप अर्थशास्त्र उठा के देख लो, वो बातें बिना नैतिक बातों के राजनीति का होना संभव ही नहीं था। और कुछ कोटेशन ऐसे बिल्कुल पूरे आते हैं कि नैतिकता विहीन राजनीति मतलब राजनीति का होना है ही नहीं, क्योंकि राजनीति एक तरह से राजा की नीति है। और नैतिकता में वही है कि वो किन धर्मों या फिर किन मूल्यों का, किन आदर्शों का पालन करे, जिसके कारण एक राजा भी खुशी रहे। तो इसको इतिहास से भी संदर्भ लेंगे और थोड़ा वर्तमान में एक सवाल करेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर 1994 में ये टॉपिक आया था और अगर अभी आ जाए ये टॉपिक, तो बस संदर्भ यही लेना कि वर्तमान समय में ये जो नैतिकता विहीन, या तो आप भ्रष्टाचार की बात कर लो या फिर एक कह दें कि आपने शायद वो उपन्यास पढ़ा होगा, मनु भंडारी का उपन्यास, जिसमें ऐसा लिखा है कि जो सत्ता की कुर्सी होती है ना, वो मानवता की खाद पर जमती है। ये तो पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक रूप है जो दिखा रहा है कि राजनीति जो हो चुकी है, उस राजनीति की परिभाषा जो हम जानते थे कि नैतिकता के बिना, चाहे आप गांधी जी की बात कर लो या फिर जो भी बड़े बड़े एक कह सकते हैं राजनीतिक शास्त्र वाले थे, उन्होंने बताया। तो उस आधार पर इसको अगर सोचेंगे तो ये यही है कि अगर ऐसी राजनीति हो रही है जो सिर्फ अपना हित देखेगा या फिर अपने मकान को बनाने जाएगा, तो उससे विनाश होना ही है, अनर्थ होना ही। तो इस संदर्भ में थोड़ा थोड़ा सोचना। जी जी, महाभोज वाली। तो अभी आप लोग कहो तो शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इतने लोग हैं जो मतलब एक तरह से आएंगे कुछ लोग, तो उस पे बातें करेंगे। आप लोग टॉपिक कौन कौन सा चुने? सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि आप टॉपिक चुनो। दो टॉपिक आपको अगर लिखने हो इन 7 ऐसे में, तो कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके? आप मैसेज कर सकते हो या फिर आपने शायद पोल किया है, मैं देख सकता हूँ, एक सेकेंड। अ, तीसरे टॉपिक पे 43%, 37%। छठवें टॉपिक पे 37%। छठवां टॉपिक एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो कठिन टॉपिक है। मतलब उस आधार में कि इसको बिना दार्शनिक आधार दिए हुए पूरा नहीं किया जा सकता। कठिन उन अर्थों में कि इतने जो सरल टॉपिक हैं जो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष सामने आ रहे हैं, उन अर्थों में थोड़ा कठिन है। पहला टॉपिक भी 13% लोग, और 7वां टॉपिक। तो आपने अच्छे अच्छे टॉपिक चुने और सारे टॉपिक ही अच्छे हैं, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। तो नैतिकता विहीन राजनीति और निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। तो अब थोड़ा हम एक संदर्भ की बात करते हैं। जैसे आप थोड़ा देखो, छठवां टॉपिक मैंने पहले भी इसकी बात की थी कि आप छठवां टॉपिक 1995 का देख लो, या फिर आप 2024 का, शायद अगर मुझे सही से याद है, तो तीसरा टॉपिक। एक सच्चा विज्ञान का सिपाही वही होता है जो सवाल पूछता है। और विज्ञान का सिपाही एक उन अर्थों में ही होगा कि उसके एक काम रहित या फिर काम युक्त वासना उसकी होगी नहीं, वो सिर्फ सवाल पूछेगा विज्ञान से। तो आप यहाँ देख सकते हो, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा मतलब वही बता रहा है, जिज्ञासा मतलब उत्सुकता, और निष्काम मतलब काम रहित। तो एक कह सकते हैं जब इतना 30 साल पुराना, लगभग 29 या 28 साल पुराना ऐसे अगर रिपीटेड हो रहा है सेम भावों से, सेम अर्थों में, तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा कार्य कर सकते हैं। और पहला टॉपिक भी अच्छा है, मुझे थोड़ा मतलब वैसा लगा कि मेरे पास कंटेंट की कमी रहेगी, और आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा मदद करोगे तो शायद इस टॉपिक को पूरी तरीके से एक कह सकते हैं काम कर लिया जाएगा। सर और ये सर जो छठवें में है कि निष्काम बौद्ध जिज्ञासा, ये तो ठीक है, पर हम्म, यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, ये सर किससे कनेक्ट होगा, इसका क्या मतलब है? देखिए देखिए, यथार्थ सभ्यता का जीवन रहस्य अगर आप नॉर्मल सा देखोगे ना, तो हम सभ्यता का मतलब यही समझते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, संस्कृत हैं, या फिर लोकाचार हैं, या फिर हमारे त्योहार हैं, यही एक सभ्यता का निर्माण बनाते हैं। लेकिन जो वास्तव में सभ्यता होगी, सभ्यता का एक उद्देश्य यही होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप देखोगे, तो वो सभ्यता दिखाती है कैसे हम एक अच्छी जीवन शैली
बना सकते हैं, जिसमें व्यापार भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, प्रकृति के लिए भी हमारा समर्पण होगा और एक तरह से सारी जो चीज़ें होंगी इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी कि हम कह नहीं सकते कि वो सभ्यता है नहीं। और अगर हम इसको थोड़ा एक कुंठित सभ्यता हम बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है ये शब्द थोड़ा कठोर हो, लेकिन कुंठित सभ्यता का मतलब आप यही समझो कि जातिवाद करना है, एक भेदभाव वाला रूप रखना है। हमारा जो एक कह सकते हैं समुदाय होगा, आपने समुदाय का अर्थ पढ़ा होगा। समुदाय एक कह सकते हैं एक क्षेत्र विशेष के लोग होते हैं, तो अपने समुदाय की बात करेंगे। तो ऐसी चीजें वास्तव में सभ्यता है ही नहीं। अगर सभ्यता का यथार्थ रूप या फिर सत्य रूप आपको देखना है, तो वो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा वाला होगा, जिसमें मानव मानवता की खोज तक जाएगा। और मानवता की खोज तक ऐसा कि हमारी जिज्ञासाएं हो कि ये चांद अगर चमकता है तो कैसे चमकता है। अगर आप पुरानी बातें याद करोगे ना, तो चाहे आप किसी भी खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को ले लो, चारवाक को ले लो, तो उनकी पूरी एक जिज्ञासा मानव के मैं को खोजने में लगी थी। और उस मानव के मैं में खोजने को अगर हम देखेंगे, तो कह सकते हैं हाँ, वास्तव में वो एक सभ्यता थी, जिस सभ्यता में ये लोग थे। और वर्तमान समय में अगर हम इस काम रहित भावना का एक चरम स्तर देखेंगे, कामयुक्त भावना का, तो आपको दिखेगा कि महिलाएं असुरक्षा महसूस करती हैं, दलित जो हैं अपने आप को अलग महसूस करते हैं, जो एक शिक्षा वाला ग्रुप है या फिर कहें कि एक जो विद्यार्थी वाला वर्ग है, वो अपने आप को कह सकते हैं कि विद्यार्थी नहीं समझ रहा। उन्हीं सारी बातों को आप समझ सकते हो कि सभ्यता का जो जीवन रस है, ये जीवन रस यही है कि हम मैं को खोजें, हम सारी जो एक विज्ञान से जुड़ी बातें हैं, उस विज्ञान से जुड़ी बातों को जान ले, हम सतत पोषणी विकास जान ले, हम ये भी जान ले कि अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, तो हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। और जीवन के उद्देश्य को अगर जान गए, तो यथार्थ सभ्यता का रस हम पी सकते हैं। और अगर ये रस पीना है, तो हमें ये जो एक कह सकते हैं काम रस होता है या फिर कह सकते हैं काम युक्त भावना होती है, इससे थोड़ा दूर जाके हमें केवल बौद्धिक जिज्ञासा रखनी होगी। ऐसा आप मुझे अगर समझ आ रहा है, तो इतना संदर्भ समझ आ रहा है। ये हाँ सर, हो जाएगा। जी जी। थैंक यू सर। तो इसके तो बारे में थोड़ा मैं कुछ बोलूं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा था कि जिज्ञासा की प्रथम शर्त यह है कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार करें। तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जिज्ञासा ही मानी जाती है। यह वही गुण है जिसने उसे गुफाओं से निकालकर आसमान तक पहुंचाया है। सभ्यता का प्रत्येक विकास, चाहे वह वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, इसी जिज्ञासा का परिणाम है। जब यह जिज्ञासा निष्काम हो, यानी किसी स्वार्थ, लाभ, प्रतिस्पर्धा से परे केवल आपका ज्ञान। नेटवर्क थोड़ा अटक गया, आप एक बार दोहरा दोगे इस बात को? एक जी तो सोक्रेटिस कहते हैं कि जिज्ञासा की प्रथम शर्त यह है कि हम अपने ज्ञान को स्वीकार करें। तो अब जैसे मैंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जिज्ञासा में होती है कि यही वह गुण है जो हमें गुफाओं से लेकर हमें आसमान तक पहुंचा दिया, जिसने जो सभ्यता के प्रत्येक विकास में, चाहे वह राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर एक क्षेत्र में उसने जिज्ञासा के माध्यम से हमें आगे बढ़ाया है। जब ये जिज्ञासा निष्काम हो जाती है, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी लाभ या बिना किसी प्रतिस्पर्धा के हो जाती है, तब केवल सत्य और जो ज्ञान समझ इससे जुड़ जाती है, तब मानवीय सभ्यता को असली अर्थों में समृद्ध कर देती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जहां जिज्ञासा समाप्त होती है, वहीं प्रवृत्ति भी रुक जाती है। सभ्यता का जो जीवन रहस्य है, सभ्यता का जीवन रस है, अर्थात उसका आधार, उसकी प्रेरणा और उसकी ऊर्जा एक जिज्ञासा ही मानी जाती है। इस जिज्ञासा के बिना ना तो विज्ञान जन्म ले सकता है और ना कला ना दर्शन। लेकिन जब यह जिज्ञासा निष्काम होती है, तो केवल मानवता के कल्याण के लिए कार्य करती है। यह सत्य, सुंदरता और ज्ञान की खोज में अपने आप को समर्पित कर देती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य आनंद नहीं है, बल्कि सत्य की खोज है। हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि हर नई खोज, हर नया नवाचार
ना हर क्रांति के पीछे एक जिज्ञासु मन होता है, जो अपने भीतर उठते प्रश्नों को उत्तर तलाशने में प्रयास करता है। यह जिज्ञासा जब स्वार्थ और लालच से मुक्त होती है, तो एक सभ्यता का निर्माण करती है, जो यथार्थ और मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा न केवल प्रगति को प्रगति का आधार है, बल्कि यह समाज और सभ्यता की नैतिकता, स्थिरता और विकास को भी मार्गदर्शन एक सिद्धांत देता है। सभ्यता के हर पहलू, चाहे वह विज्ञान हो, दर्शन हो, कला हो, सामाजिक व्यवस्था हो, उसको जिज्ञासा ही एक जीवन प्रदान करती है। कांट कहते हैं एक जिज्ञासु मन संसार को वैसा देखता है जैसा वह वास्तव में है और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करते रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा का महत्व है, केवल सभ्यता की प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने जीवन के उन मूलभूत प्रश्नों को भी समझने का प्रयास किया है, जो हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा, हमारे उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इसे यथार्थ सभ्यता का एक जीवन रह हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका परिचय से शुरू करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, जी। तो अब सारी बातें हो गई, अगर मतलब एक वैसा अगर क्या है, अगर आप लोग बताना चाहो कि आपने ये चुना है, आप अगर उसमें कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। और मैं वैसे नॉर्मल तो एक पे ही काम करके आ सकता हूँ। शायद मैं कभी-कभी कोशिश करूँगा कि 2-3 टॉपिक पे काम करके आऊँ और उनमें एक ब्रीफली डिस्कस किया जाए। आज मैंने काम किया जो, जब ये अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। अगर इस टॉपिक को देखो तो सारे जो 3-4 टॉपिक है, आपको 3 टॉपिक 2 टॉपिक राजनीति से पूरे मिलेंगे और 2 टॉपिक जो है नारी और शिक्षा से मिलेंगे और 6वां वाला टॉपिक और 7वां वाला टॉपिक आप अगर एक दार्शनिक आधार या फिर सामान्य आधार लोगे तो उनको भी किया जा सकता है। लेकिन इस एक कह सकते हैं विषय को चुनने में सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि एक तो ये एक चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ऐसा कि मेरा उतना पकड़ नहीं है राजनीति के विषय में या फिर कहें कि उन अर्थों में कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे भेजता हूँ, तो उसपे बात करेंगे, आप समझो कि इस पे क्या-क्या बातें हो सकती है और क्या-क्या बातें हमको करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने भेजा, जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। इस पे अगर हमको लिखना है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा, क्या रुपए सत्य से बड़ा है? या फिर अब बड़ा हो रहा है। अगर इस संदर्भ को देखो तो ये लग रहा होगा एक सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी इस सामान्य सी बात को अगर हम पूरे एक कह सकते हैं मानसिक आधार या फिर कह दें कि एक बौद्धिक आधार पर लेकर चलें, तो आपने जीएस में भी आंसर ऐसा किया होगा कि जो आपको बताए कि बिना आर्थिक संपन्नता के सामाजिक न्याय संभव नहीं या फिर सामाजिक अवसर संभव नहीं। तो ये वही बातें हैं, एक तरह से समाज की जो स्थिति दिखाती है या फिर एक सत्य दिखाती है कि सत्य आप मौन रहिए। जहां अगर रुपए है तो सत्य की कोई एक कह सकते हैं कि आधार बनने नहीं वाला। और अगर आप देखोगे ना, तो ये भौतिकतावादी समाज में अगर नैतिकता आगे हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा दायित्व तो यही है कि हमने आवाज नहीं उठाई, हमने ऐसा कार्य नहीं किया। आपने शायद एक कविता पढ़ी होगी जिसका एक मूल भाव यही है कि जब ये जो एक कह सकते हैं आक्रमणकारी आए, तो ये इनके लिए आए थे, मैं चुप था। जब आक्रमणकारी फिर से आए, तो ये सामने वाले के लिए आए थे और मैं चुप रहा। और जब मेरे लिए आए थे, तब पता चला कि मैं चुप रहा था, तो अब कोई नहीं बचा। तो एक जो एकजुटता का रूप का अभाव था या फिर कहें कि एक नैतिकता को हारने के पीछे एक ऐसा कारण, जो हमने अपनी नैतिकता को खो के भौतिकता रूपी एक समाज में अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास किया। या फिर हमें भी पता है, अगर सामने वाला एक वैसे व्यवहारिक बातें करते हैं, इस बातों को थोड़ा शब्द के जरिए ही संभालना बेहतर होगा। अगर कोई रिश्वत हमसे मांग रहा है, तो उस रिश्वत को देने के पीछे हमारा एक सामान्य सा दायित्व या फिर हमारा एक सामान्य सा नजरिया ये होता है कि अगर हम दे देंगे तो हमारा जो काम है थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसी एक विचारधारा के कारण शायद कह सकते हैं कि एक लंबी यात्रा या फिर कहें कि एक आप अगर आपने अगर पढ़ा होगा क्या, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा
कि एक ऐसी कहानी आपको मिली जिसमें राजा या फिर महाराजा जो उनके सैनिक थे, वो उपहार जिनको मिलता था या फिर कहें कि जिनको उपहार दिया जाता था, उनसे घूस लेते थे। तो ये जो घूस वाली कल्पना है या फिर रुपयों से लोग ही सुसज्जित होंगे या फिर न्याय जो एक कल्पना वाली चीज़ है या फिर सत्य एक कल्पना वाली चीज़ है, इससे उतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा जितना कह सकते हैं कि एक झूठ बोलने से या फिर एक रुपए कमाने वाले से। आप देखो, मैंने यहाँ पे पॉइंटर डाला है, अगर झूठ बोलेंगे अगर झूठ बोलने के लिए रुपए मिलेंगे तो सच किसको पसंद है? और वास्तव में यही बात है, अगर हमको रुपए मिल रहे हैं या फिर एक ऐसा है ना कि अगर हम झूठ बोल देंगे तो हम दंड से बच जाएँगे। और हमारा अगर पहले टॉपिक से थोड़ा रिलेट करेंगे तो वो वही दिखा रहा है कि जो नैतिकता विहीन राजनीति है, अनर्थकारी इन्हीं अर्थों में है जो हमें समझा रही है या फिर हमें दिखा रही है कि इस सत्य का कोई मायना बचा ही नहीं। इस सत्य का मायना अगर बचेगा तो सत्ता में जो लोग होंगे या फिर जो एक सत्ता वाला रूप होगा, वो सत्ता आपका होगा नहीं। और अगर सत्ता में टिकना है तो आपको झूठ बोलना भी सीखना पड़ेगा। आपको उन सारी बातों को एक ऐसे रूप में लाना होगा जो यही बताए कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अगर ऐसे वाले कॉन्सेप्ट से चल रहा है सब कुछ, और अगर ऐसे वाले एक अवधारणा से सब कुछ व्यवस्थित हो पा रहा है, तो आप सोच सकते हो फिर ज़रूरत क्या है सत्य को आवाज़ देने की या फिर सत्य स्वयं आके बोले। तो ऐसी थोड़ी-थोड़ी मानसिकता आप अगर कोई कहानी बताना चाहते हो जिसमें ऐड की जा सके और उस कहानी से एक ऐसा रूप बने जो सामने यही साबित कर दे कि सच बराबर तप नहीं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल झूठा हुआ। अब जो कॉन्सेप्ट आएगा झूठ बराबर कुछ नहीं का। तो उस आक्षेप को भी हमें लगाना है। एक ये भी दिमाग में नज़रिया लेके चलना है कि हम बढ़ेंगे कैसे? हमारा जो लिखने का एक क्रम होने वाला है, वो क्रम कैसे होगा और हम अंत कैसे करेंगे? तो आप कुछ सुझाव दीजिए, आपको अगर एक ऐसी कहानी पता हो, जो सामने बता रही हो कि एक ऐसा इंसान सामने आया, जिसने आप चाहे महाभोज का ज़रा-सा एक हिंट याद कर लो। ऐसी कहानी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो एक क्या बोलते हैं डीएसपी था या फिर जो मिस्टर सक्सेना के एक बड़ा अधिकारी था। तो डीएसपी ने झूठ बोला तो उसके पद में उन्नति हुई और मिस्टर सक्सेना जो थे ईमानदारी दिखाई तो उनके पद में कह सकते हैं कि गिरावट आई। तो ऐसी जो अवधारणा हो जाती है ना, उस अवधारणा के कारण शायद ये जो रुपए है या फिर ये मनी है, ये मनी बोलने लगती है। और पैसे का बोलना या फिर पैसे का खनकना सारी उन आवाज़ों को शांत कर देता है, जो आवाज़ आपके द्वारा ही उठाई गई हो। और आपने ऐसे बहुत से केस देखे होंगे या फिर आपने या फिर फ़िल्मों की बात कर ली जाए या फिर जहाँ भी, अगर वहाँ पे पैसे की एक बात आ जाती है, तो सारे वो गवाह शांत हो जाते हैं, सारे कह सकते हैं जज तक को भी खरीद सकते हैं। अगर आप एक रील्स वाली दुनिया में बात किया जाए ना, तो आपने शायद सुना होगा अ, मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो अब वर्तमान समय में ऐसा भी हो गया है कि मनी हैप्पीनेस को भी खरीद लेगी। और उस अवधारणा को अगर हमें बदलना है, वैसे तो सामान्य सा नज़रिया पूरी तरीके से एक यही दिखा रहा है कि हमको 60% यही लेके चलना है कि बताना है कि सत्य ने कैसे मतलब जो रुपए है, इसने कैसे क्या बोलते हैं, रुपए ने कैसे सत्य को खरीद लिया है या फिर रुपए ने सत्य को कैसे मौन कर दिया है। तो कुछ कहानी आपको अगर याद हो तो आप बता सकते हो, जो सामने बिल्कुल ऐसा संदर्भ दिखाए। कोई बताना चाहेगा? अगर याद हो तो आप बता सकते हो। या फिर कोई कविता जो दिखा रही हो एक बिल्कुल इसी तरीके का भाव। जैसे सर ने लिखा, सत्य के बिना समाज अंधकारमय हो जाता है और धन का लोभ इस अंधकार को और गहरा कर देता है। और यही बातें हैं, जब दो बातें विरोधाभास में आ जाती हैं या फिर आपने अनुनयन पढ़ा होगा ना, तो अनुनयन में एक ऐसी स्थिति आप समझ लो कि जहां धन को प्राप्त करना ज्यादा बड़ी बात है और सत्य के साथ रहना कुछ नहीं मिलता। अगर आप किसान की बात करो, तो किसान को अगर पैसा मिल रहा है झूठ बोलने पर, तो वो वास्तव में क्यों जाएगा? और क्यों जाएगा का मतलब थोड़ा संदर्भ लो। उर्वरक
उर्वरक किसान को पता है कि उर्वरक डालने से जमीन का हानि होता है या फिर मानव स्वास्थ्य के लिए एक दिक्कत वाली चीज है, लेकिन उसको पता है उर्वरक डालने से उत्पादन अभी तो वर्तमान समय में अधिक होगा, और यही वो सत्य मौन कर रहा है, यही वो चीजें दिक्कत कर रहा है। और उसका जो अगला स्तर जाओगे तो अब तो एक दवाइयाँ भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं, जो कह सकते हैं किसान को भी सत्य बोलने से रोक रहा है। और वही चीजें बार बार कहीं भी रिलेट कर सकते हैं, ना सिर्फ किसान के लिए बल्कि राजनीति में तो ये क्लियर क्लियर फिट होगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 1994 का जो दौर था या फिर 1990 का दशक ही मान लो, और ये टॉपिक 1995 का है, तो इस टॉपिक के कारण जो वहाँ पे एक मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, या फिर कहें कि आर्टिकल 356 का एक कह सकते हैं कि मनमाना उपयोग करना, उस उपयोग के कारण ही ऐसे ऐसे आए जहाँ कह सकते हैं कि ये रुपए वाला कॉन्सेप्ट या फिर राजनीति का आप देख लो कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ऐसी वाली जो समझ है, उस समझ को सारी बातों से अगर आप रिलेट करना चाहोगे तो काफी कुछ एक सामान्य सा नजरिया आ ही जाएगा। इसको थोड़ा अगर पर्यावरण से जोड़ना चाहें तो पर्यावरण में ही दिख रहा है। मनुष्य को पता है अगर वो पर्यावरण का अंधाधुंध उपयोग करेगा तो वो ज्यादा जीने नहीं वाला, और वो खुद ही ज्यादा नहीं जिएगा, साथ साथ वो आगे वाली पीढ़ी को या फिर एक सतत पोषणी विकास में जैसे सकारात्मक रूप से हम योगदान करते हैं, वैसा ही योगदान हमारा नकारात्मक रूप से ही होगा। और मनुष्य को ये चीजें पता है, चाहे मनुष्य में आप अमेरिका को ले लो, चाइना को ले लो, बड़े बड़े देशों को ले लो, उनको पता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ले लो, उनको पता है। लेकिन जब रुपए बोल रहा है ना, या फिर अर्थ वाली जो एक चीज है कि हम पिछड़ जाएंगे, हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारी भौतिकता बोल रही है, तब नैतिकता का चुप हो जाना एक सामान्य अर्थों में साबित अपने आप ही हो जाता है। और इसका साबित ना होना, अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा अगले क्रम में जाएंगे, थोड़ा अगर एक वैसे ब्रीफिंग में या फिर शॉर्ट में समझे, तो ऐसा हम शुरुआत करेंगे जो दिखाएगा कि वर्तमान समय में या फिर एक मानव की ऐसी अवधारणा जो उसको लालच करने में और रुपए कमाने में सारी बातें भुला देती है। जो संस्कार हमने सीखे हैं, जो शिक्षा हमने प्राप्त की है, वो शिक्षा या फिर जो एक समाज की स्थिति बन गई है, उस स्थिति ने ही हमको मजबूर कर दिया है, या तो मजबूर कर दिया है या फिर खुद हम मजबूर कर रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है एक चोर ने चोरी की है मजबूरी के कारण, क्योंकि उसके मतलब एक कह सकते हैं भूखा है, लेकिन एक चोर चोरी करने में अब उसको मजा आने लगा, क्योंकि चोरी करके कमाना आसान है, जबकि सत्य बोल करके या फिर परिश्रम करके एक मेहनत करके कमाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मेहनत का फल मीठा अगर होता है तो कह सकते हैं कि हाँ, ये रुपए से भी बड़ा खुशी होता है, और हम रुपयों से खुशी नहीं खरीद सकते। इसका जो अगला क्रम अगर मैं ले जाऊंगा तो ऐसे ही ले जाने वाला हूँ कि जो सत्य को मौन करने वाली प्रक्रिया है वो यही है कि क्षणिक खुशी, ये क्षणिक खुशी ने ही हमारी एक दीर्घकालिक खुशी को, कल जैसे हम लोग टॉपिक नहीं कर रहे थे कि बुढ़ापा पश्चाताप बन जाएगा, तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमारा सत्य गूंगा ना रह जाए, हमारा सत्य जो है दहाड़े। और सत्य तभी दहाड़ेगा जब चीजें एक ऐसी बनेंगी, जैसे इन्होंने लिखा है, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये मतलब कितनी एक कह सकते हैं कि भोगा हुआ यथार्थ हो सकता है, या फिर ऐसी चीजें महसूस होती हैं। मनुष्य वही झूठ बोलेगा जिसने सच बोलकर दिक्कतें महसूस की हैं या फिर समस्याएं महसूस की हैं। तो ऐसी अवधारणा भी है, एक व्यवस्था के कारण आप सत्य नहीं बोल रहे हो, और दूसरी चीज व्यवस्था में जो आप थे, अब वो चीजें आपकी आदतन हो गई हैं, और यही आदतन चीज को हटाना है। और इन्होंने लिखा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसका जो कह सकते हैं कि हम जैसे वो होता है ना क्लाइमैक्स, कि हम जब अगले क्रम में बढ़ेंगे कि एक पार्ट तो हमारा पूरा हो गया कि सत्य जो है क्यों हार जाता है, झूठ का बोलना या फिर रुपयों का दहाड़ना चिल्लाना क्यों हो पा रहा है, कब तक होएगा, कैसे हो रहा है, और कौन मदद कर रहा है, नैतिकता क्यों हार रही है। इन सारे प्रश्नों का अगर जवाब देने के लिए जो एक कह सकते हैं लिंकिंग पॉइंट होगा, तो शायद कह सकते हैं यही लिंकिंग
है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, या फिर कहें कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बनाएंगे। जैसे सर ने भी अभी लिखा, सत्य खड़ा है मौन, अकेला और निर्जन, धन का शोर है वह राजमहल का जीवन, पैसे की ताकत सब कुछ करवाती है, सत्य को बिकने पर मजबूर कर जाती है। तो ऐसी बातें थोड़ा एडिंग करेंगे, और बातों को अगर फिक्स करने का तरीका आ गया तो ये बातें कंक्लूजन में भी लिखी जा सकती हैं, ये बातें मेन पार्ट में भी लिखी जा सकती हैं, या फिर जहां भी आप चाहोगे। तो अब इसके अगले क्रम में अगर मैं बढ़ूंगा, जैसे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ क्योंकि सारे टॉपिकों पे बातें करनी है, तो अगर इसके अगले क्रम में बढ़ेंगे तो आखिर कब तक वाला सवाल, या फिर इन्होंने जैसा बताया कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ये अंधेर नहीं तो क्या सच में अंधेर नहीं है, इसको थोड़ा निरीक्षण करेंगे और परीक्षक के दिमाग में तह तक जाएंगे, और उसको एक अगर हम साबित करने जाएंगे तो हमारा वाक्य इतना कमजोर नहीं होना चाहिए जो नॉर्मल सा बताए कि अभी तो हमने इतनी बातें कर दी कि सत्य कमजोर है, या फिर जो रुपए है वो बहुत तेज दहाड़ रहा है तो सत्य एक चूहे की तरह दुबक कर बैठ गया। सारी बातें बताने के बाद अगर हमको एक जवाब तैयार करना है या फिर उसका अगला क्रम तैयार करना है, जैसा सभी टॉपर्स आप देखोगे तो वही करते हैं, तो उस अगले क्रम के लिए हमारे पास ऐसी बातें होनी चाहिए। जैसे इन्होंने नॉर्मल सा एक संदर्भ रखा ना कि सत्य चुप हो सकता है या फिर सत्य में देरी हो सकती है लेकिन वो हारेगा नहीं। तो अभी तो हमने एक अगला क्रम यहाँ तक ले गए, और फिर उसके बाद जैसे इतिहास ने हमें क्या सिखाया है, इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि अगर अर्थ बोलता जाएगा तो उस अर्थ के बोलने से कोई चीजें इतनी अच्छी नहीं होने वाली। आप चाहे कह लो कि कोई सा एग्जाम्पल बताओ आप हिस्ट्री से रिलेटेड, जो रुपए के पीछे बहुत भाग रहा था लेकिन रुपए ने उसकी लास्ट में कोई मदद नहीं की, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? कबीर के कुछ पॉइंट आप दोहे डाल दो तो थोड़ा कोशिश करेंगे ऐड करने की। आपको कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा जो मतलब एक रुपए के पीछे भाग रहा था राजा, पर उस राजा को माया मिली ना राम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ना तो माया सिकंदर मिला। को ले सकते हैं इस एग्जांपल में। सिकंदर थोड़ा उसके लिए ना, एक सेकेंड, सिकंदर के लिए हमें अपने शब्दों में पक्वता लानी होगी, फिट करना होगा, क्योंकि सिकंदर अगर देखोगे तो वो धन के लिए नहीं कह सकते, एक अपने विस्तारवादी नीति, और उसने लोगों को बांटा भी था। तो ऐसा करना, क्योंकि सिकंदर को तो सारे परीक्षक कह सकते हैं गहराई से जाने होंगे, तो कोई ऐसा नॉर्मल सा एग्जांपल जो आपको लगता है अगर आप फिट कर पाओ तो सिकंदर भी बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा यहाँ पे कमजोर हो जाऊंगा अगर सिकंदर को बताने गया, और आप अगर फिट कर पाओ तो थोड़ा बता सकते हो कैसे करोगे। सर अशोक का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? अशोक इतने अशोक का हम एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो, अशोक का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अशोक ने क्या किया, पहले तो वो धन के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि यहाँ ना तो माया मिलने वाली ना तो राम मिलने वाला, फिर उसने धम्म के पीछे गया, या फिर कह सकते हैं धम्म के नाम की चीजें उसको पता थी, लेकिन फिर भी वो धम्म के पीछे तब गया जब मन मतंग माने नहीं जब लग गड़ा न खाए। तो हमको ऐसी कोशिश करनी है, एक ऐसा आप समझो ना कि एक ऐसा डायरेक्शन बनाना है, जैसे बच्चों से अगर शुरुआत करें, एक बच्चों का ऐसा रूप जो बचपन से जाने कि अगर हम धन के पीछे भागेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, और अशोक को फिट कर सकते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप देखो तो इसको थोड़ा आगे फिट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ भी अगर फिट करना चाहें तो हो सकता है। मैं हर चीज के लिए बस यही क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि मैं अगर नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा, और अगर आप करोगे तो क्यों कर सकते हो, क्योंकि शायद एक तो ये हो जाए कि वो बातें इतनी अच्छी लग जाए आपको कि दिमाग में बार बार अशोक ही घूमने लगे, और लिखते समय तो आपने सोचा था कि अशोक को थोड़ा बाद में फिक्स करेंगे जब निष्कर्ष के करीब पहुंचेंगे कि मनुष्य अगर सत्य के पीछे भागता रहेगा का जो एक कह सकते हैं अंत होने वाला है, रावण जैसा ही अंत होगा कि उसको पता होते हुए भी या फिर सब कुछ खत्म होते हुए भी एक ऐसी स्थिति मिली, तो उसको कह सकते हैं निष्कर्ष के पीछे मैं फिट करूंगा। मैं सिर्फ अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, आप अगर फिट कर पाओ तो बता सकते हो कैसे करोगे। सर
सत्य को मतलब मजबूती देने के लिए हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हमारे पॉइंट सत्यवादी को शायद हरिश्चंद्र, बढ़िया बढ़िया। और जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक कहानी मिलती है, उसका संदर्भ थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उन्होंने सत्य को ना हारने के लिए खुद अपने, कह सकते हैं कि जीवन में हार गए, या फिर जीवन में कहें कि वो अपना जो पति एक धर्म होता है, उस पति धर्म में हार कर उन्होंने एक न्याय का धर्म चुना। शायद ऐसी कहानी कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और शायद केस ऐसा कुछ चल रहा था, मुझे क्लियर क्लियर नहीं याद है, फिर भी ऐसा ही है कि उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पत्नी तो मर चुकी है, लेकिन अगर मैं चला गया तो शायद इनका पति भी मर जाए। तो ऐसी जो एक धारणा होती है ना कि अब ये तो हारा जा चुका है, तो उस हारने पर, या फिर कहें कि सत्य के शांत हो जाने पर, या फिर रुपए की, या फिर कहें कि रुपए वाली थोड़ी अवधारणा नहीं भी आ रही, तो भी उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल में सेटअप करेंगे तो कोशिश की जा सकती है। तो बढ़िया है, ये भी एग्जाम्पल बढ़िया है हरिश्चंद्र वाला। भगत सिंह भगत सिंह द्वारा मतलब बम विस्फोट की घटना को स्वीकार करना, अगर सर वहाँ पर भी अगर वो चाहते तो हम न्यायालय में इस बात से अस्वीकारित कर देते कि उन्होंने मतलब ये जो घटनाएं हुई हैं उनके नेतृत्व में नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने लोगों में जी जी राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए स्वीकार किया कि ये जो जितनी भी घटनाएं हैं ये उनके द्वारा ही की गई हैं, ताकि लोग और भी स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हो सके। जी जी। ये अब भी एक आप पक्ष। जस्ट भगत सिंह के जस्ट सामने एक देखो, एक कहानी तुरंत मेरे दिमाग में तैर गई, अरस्तू की। अरस्तू ने मरते मरते ये कहा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा सिर्फ शरीर बचेगा, तो और अगर मैं मर गया तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। ऐसी वाली जो धारणा होती है ना, यही सत्य को जीवित करती है। और अगर सत्य को जिंदा, तो हो सकता है सत्य को एक, कह सकते हैं कि जीवित रखने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, या फिर सत्य के करीब तक पहुंचने में। जैसा मैं अगर एक, मुझे कविता सही सही याद होगी या नहीं याद होगी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। शायद ऐसा है कि हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में, सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसका पीछा कितनी दूर तक कर पाएंगे। तो ऐसी जो एक विचारधारा होगी ना, तो वही हमें, क्या कहते हैं कि सत्य के करीब तक ले जा पाएगी। कि सत्य अक्सर लगेगा कि हमें वो भागता दूर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सत्य शायद ये भी चाहता है कि अगर आप सत्य को पाने के लिए परिश्रम ना करो, या फिर सत्य आसानी से मिल जाएगा, तो वो सत्य है ही क्यों। या फिर आप अरस्तु की बातें याद कर सकते हो, सत्य जो है कला से 3 गुनी दूरी पर है, और अगर इस 3 गुनी दूरी को हमें एक पास में लाना है, तो उस पास में लाने पे यही चीजें हैं कि सत्य खुद जानना चाहता है कि हम कहाँ तक उसका पीछा कर पाएंगे। और ये जो एक धारणा होगी हमारे दिमाग में कि सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता, तो ऐसी धारणा के करीब तक जाने के लिए थोड़ी हमको मशक्कत, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और चाहे आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल सोच लो, जब उनको एक कक्षा में दिया गया कि आप, कैटल बर्ड था शायद, कैटल बर्ड लिखो, तो उनके टीचर ने कहा आप नकल कर लो, नहीं तो हमारा जो विद्यालय है, इस विद्यालय का एक निरीक्षण करने वाले आए हैं, इसको डिमेरिट पॉइंट में डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि आपने ही तो सिखाया था कि नकल नहीं करना चाहिए, और अगर वो बात भी मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, उसके बाद अगर कैटल वर्ड सीख पा रहा हूँ, या फिर नहीं भी सीखूंगा, तो उसका सीखना ना सीखना बस एक वही चीज होगी। उन्होंने हरिश्चंद्र से भी काफी एक प्रेरणा ली, और अगर उनका जो एक, कह सकते हैं आत्मकथा है, आत्मकथा ही बोलते हैं ना, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, उसमें अगर देखोगे उन्होंने अपने जीवन की ऐसी सारी घटनाएं बताई, जिसको पढ़ने के बाद लग सकता है कि महात्मा गांधी जो थे, थोड़ा मतलब अपने सामने वाले व्यक्तित्व और जो अपना भीतरी व्यक्तित्व है उससे थोड़े अलग थे, लेकिन उसका, उनका खुद का दायित्व था कि वो लोगों को बता दे कि इंसान जो है अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान में जो एक अनुपात होता है, अनुपात इस स्तर पर, अगर हम बाहरी स्तर पर भी सत्य को जीवित रख
सत्यनिष्ठा के स्तर पर भले ना सही, लेकिन ईमानदारी के स्तर पर अगर हम सत्य के साथ हैं तो वो सत्य हमारा भी साथ देगा, और सत्य हमेशा हमारा साथ देगा। आप सोच सकते हो, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण अभी तक दिया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है। अरस्तु जो है एक महान रूप में जाने जाते हैं, और जिन राजाओं ने इस अर्थ के पीछे भागा था और सत्य से दूरी बना के रखी थी या फिर सत्य को बोलने नहीं दिया था, तो उन राजाओं को आज आप भी नहीं याद रखते हो, हम भी नहीं याद रखते हैं। हमारे एक जो दिमाग में है, उस दिमाग का कह सकते हैं कि अब ठीक ही है, जो हुआ था हो गया था। तो अब इसी वाली विचारधारा को लेकर अंत की ओर बढ़ना है, और आप अगर कुछ सुझाव दो कि कैसा अंत हो सकता है। जैसे मैंने एक आज कविता खोजी है, तो मैं उससे अंत करना चाहूंगा। आप बताओ कि कहाँ से कर सकते हैं। सर इसको हम अपने पौराणिक ग्रंथ महाभारत से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि महाभारत में जो युधिष्ठिर थे वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, जिसके कारण सर जब अश्वत्थामा की मरने की मृत्यु आई तो उन्होंने यही कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु नर नहीं हाथी। और क्योंकि युधिष्ठिर पूरे ही महाभारत में थे जिन्होंने एक बार भी झूठ बोलने का निर्णय नहीं लिया था इनका, तो इस बात से भी आ सकता है इनको भी। सर ये बताइए, ऐसे में हम संस्कृत के दोहे को लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे में ना सिर्फ संस्कृत के दोहे लिख सकते हो, अगर आपको फ्रेंच की कोई अगर कविता याद आ रही है तो फ्रेंच का भी एक कोट डाल सकते हो। आप इंग्लिश के भी कोट डाल सकते हो। ऐसे का मतलब यही, आप देखो ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं डाला, और वो उस दौर पर डालते थे, तो ऐसा कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं अगर हिंदी का निबंध आप लिख रहे हो तो आपको थोड़ी सीमा बरतनी होगी कि उतनी बड़ी भी बातें ना हो, या फिर जैसे एक कविता, अच्छी कविता आ गई और वो कविता सर्व प्रसिद्ध है, तो उस कविता को आप 4 लाइन की कविता अंग्रेजी में भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे संस्कृत तो अहिंसा चलेगा। पर आ गया, जी, जी। अहिंसा पर आ गया तो अहिंसा परमो धर्मो एक कोटेशन होता है, या तमसो मां ज्योतिर्गमा, जी, जी। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल, उसमें यूज करके फिर उसके बाद। कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसके अगर अगले क्रम में जाना चाहो, तो जैसे अभी आपने ही अशोक के बारे में बात की थी ना? हाँ, तो अगर इसके अगर अगले क्रम में जाएँ, अब निष्कर्ष की ओर हम बढ़ते हैं, तो मेरा अगर ऐसे होगा तो यही रूप होगा कि हमें अशोक से सीखना चाहिए, जिसने पश्चाताप किया, और उस पश्चाताप का रूप यही था कि वो अर्थ के पीछे नहीं भागा। अर्थ के पीछे नहीं भागा इन अर्थों में नहीं कि वो अर्थ से अब दूरी बना चुका है, संन्यास ले चुका है, बल्कि अर्थ के पीछे उसने ऐसे भागना छोड़ दिया कि अब वो सत्य के साथ मदद कर रहा है लोगों की। अब वो लोगों को भी सिखा रहा है। हम तो जो एक जूझ रहे थे इस सांसारिक मोह माया से, चाहे आप बौद्ध धर्म की भी बातें कर सकते हो, जब उन्होंने सत्य जान लिया, तो सत्य जानने का सबसे बड़ा उनका एक जो कह सकते हैं उद्देश्य था ना, ऐसा ही था कि अब मैं चाहता हूँ सत्य को सबको बताऊँ। और अगर आप देखोगे बौद्ध धर्म में ऐसी कल्पना सामने आती है कि अगर आप सत्य को जान लोगे तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन उन्होंने समझा कि सत्य को जानना वास्तव में सत्य को जानना है ही नहीं। हम अगर लोगों तक उस सत्य के बारे में ना पहुँचाएँ, या फिर उस जो सत्य की एक अवधारणा है, उस सत्य की अवधारणा के बारे में ना पहुँचाएँ, तो हम कह सकते हैं वो वैसा ही रूप होगा कि 100 बिल्ली क्या है वो वाला कोटेशन आपको याद है कि 100 चूहे सौ खा के चूहे बिल्ली तो हज को चली। बिल्ली हज को चली। हाँ, तो वो वैसा ही रह जाएगा, और ऐसी बातें हमको नहीं करनी है। अगर हम अभी ऐसे हैं कि अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, भौतिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं और नैतिकता से दूर हैं, या फिर कह दें कि सत्य को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो सत्य को अब हमें बोलने देना है, और सत्य ऐसा बोले कि सारी जो एक कह सकते हैं कि झूठ की दीवार है, उस झूठ की दीवार में ना सिर्फ दरार आए, बल्कि वो नस्तो-नाबूद हो जाए। और उस नस्तो-नाबूद को हम एक अगर कविता से खत्म करना चाहें तो कविता गूगल पे सर्च की, आप भी सर्च करोगे तो कुछ कविता आपको भी मिल जाएगी। पूरी तो नहीं ऐड कर सकते, लेकिन अगर 4 लाइन अगर ऐड करनी है तो ऐसा होने वाला है। दहाड़ता है झूठ, सत्य को कहें तू कौन है? झूठ की विकरालता से सत्य आज मौन है। दूषित हुआ है मन, दूषित विचारों की लहर चली।
इंसानियत से हो विमुख इंसान की डगर चली, रावण दिखे गली गली पर राम यहाँ कौन है, झूठ की विकरालता से सत्य आज मौन है। और फिर इसके जस्ट आगे वाला रूप कि अब हमको जो इस झूठ की विकरालता है या फिर अर्थ का एक ऐसा रूप बन चुका है, इस अर्थ के रूप का कह सकते हैं अस्वीकार कर देना है और हमें अब सत्य को कह सकते हैं कि बोलने देना है। और अगर हम सत्य को बोलने देंगे तो हम आर्थिक रूप में भी संपन्न होंगे और कह देंगे कि अगर 2 रोटी भी मिली तो उस 2 रोटी में भी उतना सुकून होने वाला है जितना हमें कह दें कि एक महल में नहीं हो रहा था। तो ऐसी अवधारणा से अब लास्टली भास्कर सर आपको कुछ अगर इसमें ऐड ऑन करना है तो आप बताओ कैसे लास्ट करेंगे इसका? आप हो यहाँ पे? या फिर आप लोग ही बताओ कहाँ से इसको खत्म करें, सर फिर थोड़ा-सा दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। सर जैसे कि आपने मतलब ये रामायण में कथन था कि जब रावण की मृत्यु होने लगती है तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाके अंतिम ज्ञान लेके आओ। तो इस पर लक्ष्मण जी सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों? तो फिर वो कहते हैं क्योंकि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। तो लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं और इसी पे एक कहावत चल गई है कि घर का वेदी लंका ढाए। जी, जी। सही ना सर? आपने बिल्कुल, बिल्कुल। ओम जी आपने ये जो दिया है य युयुत्सु वाला उदाहरण थोड़ा इस उदाहरण को क्लियर करिए कैसा? हमने तो नहीं सुना ज़रा बता दीजिए। जी, जी। युयुत्सु कौरवों का एक भाई था जिसने अधर्म के खिलाफ मतलब अपने भाइयों के खिलाफ लड़ी लड़ी थी। ये पांडवों की ओर से लड़ा था। इसको उदाहरण के रूप में डाल सकते हैं ऐसे में। बिल्कुल डाल सकते हैं, बढ़िया। तो अब दूसरे टॉपिक पे किया जाए और दूसरा टॉपिक बस ऐसा ही करेंगे कि थोड़ी-थोड़ी जैसे 6वें टॉपिक पे हमने थोड़ी बातें कर ली और दूसरा और मुझे लगता है 5वां टॉपिक आप लोग लगभग कर ही ले जाओगे, जैसे उभरती हुई नारी शक्ति। तो हमें यहाँ तक दिखाना है कि वर्तमान समय में जो नारी शक्ति है, वो कैसे उभर रही है और जो एक कह सकते हैं सेमी कॉलम के बाद सही वस्तु स्थिति पूछ रहा है ना, तो हमें दिखाना है कि वर्तमान समय में जो स्थिति है, वास्तव में कह सकते हैं कि आप थोड़े और टॉपिक याद करो। वास्तव में हम कह सकते हैं कि नारी जो है पितृसत्ता से दूर हो पाई है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि नारी जो है वर्तमान युग की नारी बन चुकी है या फिर वास्तव में हम ये नहीं कह सकते। तो ऐसे ही सवाल ले जाके हमको सही वस्तु स्थिति का परीक्षण करना है और थोड़ा हमें सुझाव के रूप में दिखा देना है कि आपको भी मदद करनी होगी, हमको भी मदद करनी होगी। जब हम और आप मदद करेंगे तो कह सकते हैं एक समाज में समावेशी विकास होगा और समाज का अगर समावेशी विकास बन पा रहा है तो वो वहीं से आप थोड़े टॉपिक और याद कर लेना जिसमें एक नारी जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है वाला टॉपिक होगा या फिर कह दें कि जो नारी को पीछे करने का एक बड़ा कारण है वे स्वयं नारियां ही ऐसा वाला मतलब एक आरोप के रूप में अगर आप ले जाओगे या फिर कुछ सुझाव दोगे कि कमजोरियां यहाँ पे हैं, चुनौतियां यहाँ पे हैं या फिर जो एक चेन होती है, चेन मतलब आप समझो कि चेन एक बनी है और उस चेन की अगर कोई भी कड़ी कमजोर है, तो उस कड़ी का कह सकते हैं वो पूरी चेन ही कमजोर है। तो ऐसा वाला रूप अगर आप सारी कड़ियों को एक मजबूत आधार दोगे, शिक्षा की बातें हो जाए, शिक्षा की बातें आप थोड़ा ऐसे भी करना कि नारियाँ जा तो रही हैं पढ़ने, पर उनको जो पढ़ाने वाला है वही एक नैतिकता का पालन नहीं कर पा रहा है या फिर वही उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहा है या फिर वही जो आवश्यक शिक्षाएँ हैं, शिक्षाएँ आवश्यक शिक्षाएँ का मतलब एक महिला कह सकते हैं स्वास्थ्य के संबंधी शिक्षाएँ का ना देना, उनको बहुत सी बीमारियों में आप देखोगे जब अभी कोविड-19 आया ना, आप डाटा निकाल के देख लेना मुझे तो नहीं पता लेकिन अगर डाटा निकालोगे तो उसमें जो महिलाओं की मृत्यु की समस्या है, वो मातृत्व मृत्यु दर भी बड़ा होगा या फिर कहें कि उनकी जो एक मृत्यु की है, वो भी बड़ा होगा। तो कह सकते हैं कि सही वस्तु स्थिति नहीं है और अगर ना भी बड़ा होगा तो थोड़ा आप वैसी बातें कर सकते हो कि कोविड-19 का जब दौर था, तो लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहा जा रहा था और महिलाओं को ये सुनकर थोड़ा सुख हुआ कि अब ये भी मेरी तरह अंदर रहेंगे। तो थोड़ा आप आरोप एक कह सकते हैं व्यंग्य रूप में भी ला सकते हो कि वो तो एक कह सकते हैं आरंभ से ही घर के अंदर हैं, तो अभी आप कोविड-19 के दौर में लाके अंदर कर लोगे, तो ये कौन-सी नई एक बात हो जाएगी। तो थोड़ा ऐसे आरोप हँसी-मज़ाक वाले जो शायद परीक्षक के दिम
तक जाएँगे और थोड़े ऐसे एग्ज़ाम्पल जो आपको लगे कि महिला या फिर एक इंसान कुछ भी कर सकता है। इसको थोड़ा अगर महिला से भी आप जोड़ना और इससे भी आप जोड़ना। जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, उतना ही हमें कर्म निर्धारित करते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है बिल्मा रुडोल्फ की। बिल्मा रुडोल्फ का अगर आप नाम सर्च करोगे तो वो 1960 के दशक की एक ऐसी ओलंपिक कह सकते हैं धावक हैं जो विश्व की सबसे तेज धावक बनी और उनके पास बहुत ज़्यादा मेडल हैं। और अगर उनके बचपन की बात आप याद करोगे ना तो बचपन में वो एक अपाहिज या फिर कहें कि अपंग महिला थी जिन्होंने अपने संघर्ष ऐसा कि उन्होंने अपने कर्मों को निर्धारित किया। कर्मों को निर्धारित वो जब पहली रेस में दौड़ी 13 साल की उम्र में तो सबसे पीछे आई। लेकिन उनको पता था कि कर्म हमारे अभी इतने कमज़ोर हैं कि हमको और मेहनत करनी पड़ेगी और 1960 के दशक में जब वो ओलंपिक में आई तो उन्होंने स्वर्णिम इतिहास रच दिया। तो ऐसी कहानी लिखकर आप शुरुआत भी कर सकते हो कि महिलाएं ना सिर्फ महिला बनने में या फिर आज की नारी बनने में बल्कि आज के मानव बनने में भी एक सक्षम है और इस सक्षमता को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो ऐसा ही कुछ कहानी के माध्यम से कुछ कविता के माध्यम से कुछ ऐसा आरोप लगाकर कुछ व्यंग करके कुछ एक ऐसे परीक्षक के दिमाग तक पहुंचकर हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो उस काम से काफी कुछ होने वाला है। सत्यम प्रियम च हितम च यत 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 तत वाक्यम। तो ये भी बढ़िया डाल सकते हैं। तो अब कोई और सा टॉपिक किया जाए या फिर लगभग आप देखो तो इसमें सामान्य से टॉपिक है और अभी टाइम भी हो गया तो चलते हैं। लोकतंत्र वाला टॉपिक अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहो तो बताओ भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? क्योंकि मैं खुद का बताऊं ना तो बिल्कुल स्पष्ट बात है मैं अभी इतना राजनीति में कह सकते हैं शब्दों के मामले में इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं ले जा पाऊं अपने ऐसे को 1200 शब्दों के पार। मुझे बातें कई सारी पता है, उदाहरण भी मैं दूँगा, लेकिन उदाहरणों से इतना नहीं हो पाएगा कि मैं शायद पार कर पाऊँ। आप अगर कुछ सुझाव दो, तो ज़रूर मैं हो सकता है आगे कर पाऊँ काम। एक स्त्री जो यह समझती है कि चलाने में क्या समस्या है, वह यह समझने में बहुत नज़दीक है कि एक देश चलाने में क्या समस्या है। बढ़िया। ये राजनीति से भी जोड़ सकते हैं इसको आप देखो अगर नैतिकता विहीन राजनीति की बात करेंगे ना तो यहाँ ये भी बातें करेंगे कि नारी को नैतिक इंसान माना ही नहीं गया है और भले नैतिकता विहीन राजनीति हो जाए लेकिन नारी को उतना सम्मान आरक्षण देने के बावजूद भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। लेकिन अगर जो ये मार्गरेट थ्रेचर है इनके शब्दों में कहा जाए तो नारी भी अब सक्षम है, नारी भी कर सकती है और एक स्त्री अगर घर को चलाने में जो समस्याएं महसूस कर पा रही है तो उसको पता होगा एक देश को चलाने में क्या-क्या समस्याएं होंगी और अगर उन समस्याओं का एक हल वो निकाल पा रही है तो देश का जितनी भी समस्या है उनको हल निकालने में वो एक कह सकते हैं नैतिक इंसान हो पाएगी और नैतिक इंसान ऐसा कि उसके पास सबसे अधिक एक संवेदनशील गुण होता है और संवेदनशील गुण से हो सकता है किन्हीं अर्थों में वो कमजोर पड़ जाए लेकिन कम से कम उसका जो एक रूप होगा नैतिकता विहीन नहीं होगा। तो थोड़ा आरोप ऐसे भी लगा सकते हो कि जो नेता बन रहे हैं जो केवल पुरुष नेता बन रहे हैं उन पुरुष नेता से अच्छा तो हमारी जो एक अनुभव विहीन का अर्थ थोड़ा आप और मजबूत कर लेना। अनुभव विहीन ऐसा कि हमने मौका नहीं दिया या फिर उस जनता ही ने मौका नहीं दिया जिसने एक नारी की ममता बचपन से देखी है, एक नारी कैसे घर को चला रही है बचपन से देखा है। तो ऐसे थोड़े-थोड़े आरोप लगाकर एक नैतिकता तक नारी को भी ले जाएँगे या फिर कहें कि आप अगर एक पुराना जीएस का क्वेश्चन याद करो, तो जीएस का क्वेश्चन यही है कि जो नैतिक युवा वर्ग है, वो सिविल सेवक या फिर दूसरे कामों में तो जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में नहीं जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा इन अर्थों में भी ले जाएँगे हम। तो ऐसे-ऐसे थोड़े-थोड़े बात करके या फिर रिलेट करके और सबसे बड़ी बात ना ये कि हम अगर जितने टॉपिकों को देखे रहेंगे या फिर हम थोड़ा संदर्भ समझे रहेंगे
कि 1995 का ऐसे है और 1994 में ये घटा। और अभी थोड़ा संदर्भ आप एक बार फिर से ले लो कि 2024 में ये हुआ है कि जो न्याय की मूर्ति है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो आगे हो सकता है 2025 में न्याय से जुड़ा विषय ना सिर्फ जीएस में आए, ना सिर्फ प्रीलिम्स में आए, बल्कि एसे में आने की संभावना लगभग तय है, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो शायद हो सकता है। तो अब चला जाए या फिर कुछ और बातें आप लोगों को बतानी है या सर, फिर करनी? ये जी जो जी नारी नारी शक्ति वाला है, ये इनडायरेक्टली नारी सशक्तिकरण पर ही है ना? इसको उससे हाँ कनेक्ट कर सकते बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल। और सर जो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने बताया कि मतलब कोई रोजा फेडर थी वो, तो सर जैसे कि अब ये हमारी आईएएस हैं श्रेया सिंघाल, जो कि सर लिकोडेसिया बीमारी से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने इतना परिश्रम करके एक ये मुकाम किया, तो उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं ना वर्तमान में? बिल्कुल वो आपके शब्दों पर एक कह सकते हैं कि आएगा कि आप शब्दों के मामले में उसको कनेक्ट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। आप कोशिश हाँ। करना, फिट हो ही हम्म। जाएगा वो। सर जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब इसलिए औरतों को ये कह के कमजोर कर देते हैं कि वो लड़की है, क्या करेगी। बिल्कुल बहुत बार होता है। ऐसा जी यही है। आप देखो सेमी कॉलम के बाद एक क्वेश्चन मार्क जैसा है, सही वस्तु स्थिति। आप अगर पूरी तरीके से ले जाओगे बातें, यूपीएससी स्वयं भी नहीं चाहता था शायद। अगर 1995 का ऐसे देखोगे और अभी का देख लो, तो भी यूपीएससी बार बार आपसे पूछेगा। बार बार क्या पूछेगा? अब स्थिति क्या हुई, अब क्या स्थिति में सुधार हो पाया, अब क्या स्थिति में सुधार हो पाया। तो उस बार बार सवाल करने का एक सामान्य सा नजरिया यही है कि हाँ, ये सुधार अभी जो है थोड़ा कमजोर है। और इस सुधार के कमजोर होने के पीछे जितनी भी सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों से दिक्कतें ही बन रही हैं। और एक शायद वैसा है ना, आपने अगर मुझे सही याद है या नहीं, कि से असफलता बनती है और सफलता सफलता के लिए साधक होता है। ऐसा ही है, अगर हम इन सारी दिक्कतों के पीछे देखेंगे ना, तो नई दिक्कतें दिक्कतों का एक भ्रमजाल या फिर उसको क्या बोलते हैं, कुचक्र बना देती हैं। तो ये कुचक्र बनता चला जा रहा है। सही वस्तु स्थिति अगर बचपन से नहीं तय हो पा रही है, तो वो अगली पीढ़ी में भी नहीं जा पा रही है। तो ऐसा ही है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, ऐसे ही। और सर इसको मतलब अगर उनके सशक्तिकरण के बारे में लिखना है, तो हम इसको अंतरिक्ष से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जितने भी फील्ड हैं साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं, सोशियोलॉजी सोशल साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं, लिटरेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा, ये सब राइटर्स के बारे में लिख के। जी जी बिल्कुल। जोड़ दो, सबसे जोड़ दो। तो जोड़ नहीं रिकॉर्ड सकते। बंद कर दिया जाए? हाँ सर।